उस फाइल को बंद कर दो। तो शियर मॉडुलस क्या था, शियर स्ट्रेस क्या था, शियर स्ट्रेन क्या था? चलो केमिस्ट्री बंद करो। देखो इसमें हमने ये बताया था कि जैसे मान लो कि ये कैसे है, इसका लेंथ कितना है, एल या एल नोट जो भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे ऐसे फोर्स लगा देते हैं, ऐसे इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स हमने लगा दिया, ऐसे बना दिया। इस पे फोर्स हमने लगाया ऐसे एफ, और इस पे हमने फोर्स लगा दिया इस पे ऐसे एफ, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, इसका भी क्या है, ए ही है, और इसका भी ए ही है, ठीक है। तो इसमें ए लेंथ तो एल नॉट ही रहेगा, एक्स हो जाता था, इस एंगल को हमने लिया था थीटा। एक सिचुएशन ये है, या एक सिचुएशन ऐसे भी था, इसको हमने बनाया नहीं था ऐसे, ऐसे था, ठीक है। अब इसको मान लो कि हमने जैसे बुक बताया था, याद है ना, हमने बुक बताया था कैसे, कि जैसे इस पे ऐसे करें और एक ऐसे कर दे, बुक भी दिखाया था हमने कि अगर इस पे इससे इधर फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा है, तो इसमें भी क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जल्दी बताओ, शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होगा? स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन में ए, और शियर स्ट्रेन का क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में एल। नोटे सब तुम लोग कुछ याद करके नहीं आओ। अच्छा, अब इसलिए लिखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लिखो तो कल करा दिया था ये, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, पिछले क्लास में। तो चलो लिखो। क्या केमिस्ट्री में देखो कितना कटा है, फिजिक्स में इसमें तो नहीं कटा है स्टेट ऑफ मैटर। इंडक्शन ही कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही कंप्लीटली कटा हुआ है, और एक्सरे चैप्टर नहीं था, एक्सरे तो एक टॉपिक था, टॉपिक कटा हुआ है, और एक चैप्टर कंप्लीटली कटा है कम्युनिकेशन। कुछ नहीं, फिजिक्स में तो जितना चैप्टर था उतना है, केमिस्ट्री में कितना 5 या 6 कटे हैं ना, कितने कटे, 9 चैप्टर कट गए हैं। तो फिजिक्स में काट देता ना। तो कितने चैप्टर अब रिमेनिंग है फिजिक्स केमिस्ट्री में? तो 9 चैप्टर ही कट गए हैं, तो फिर सिर्फ केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, फिजिक्स मैथ का टेस्ट होगा। वही कहे कि मैथ में भी ज़्यादा नहीं कटा क्या मैं, और फिजिक्स में भी ज़्यादा नहीं कटा, तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ का टेस्ट होगा। चलो चलो ठीक है, लिखो, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चलो मॉडुलस ऑफ लिखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, और उसको ईटा से डिनोट करते हैं।
करा चुका हूँ। अच्छा करा चुका हूँ तो ठीक है। अच्छा चलो इसके क्वेश्चन करा दिया हूँ। अच्छा तो ईटा इक्वल टू होता है एफ अपॉन में ए और ये होता है एक्स अपॉन में एल, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी को रीअरेंज करेंगे ये हो जाएगा एफ एल नॉट कर दो अपॉन में ए इंटू एक्स कर दो, ठीक है। इसी फॉर्मूला को लिखना है और इसी पे मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। और माइंड में ये रखना, इसका फिगर रखना माइंड में, हमने कैसे फिगर बनाया था तो कैसे इसमें हो रहा था डेविएशन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लिखो, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, आज चैप्टर को कंप्लीट करना ही है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो पेज नंबर 32। दिया हुआ है एक क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, जैसे मान लो कि एक एल्युमिनियम क्यूब है, एक एल्युमिनियम क्यूब है ऐसे गिवन है। इसका साइड है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है इज सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल यानी कि सियरिंग फोर्स, द टॉप सरफेस इज ऑफ द क्यूब इज सियर्ड थ्रू 0. क्या गिवन है 0.012 सेंटीमीटर, क्या गिवन है, क्या ये एक्स है, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, इस पे फोर्स ऐसे लगाया, इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। या सपोज करो कि ये कुछ ऐसे था, ठीक है। अब फोर्स लगा दिए तो ये कुछ ऐसे हो गया, समझ रहे हो ना। ये क्यूब कुछ ऐसे था, इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में एफ और इस डायरेक्शन में एफ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। बताओ यस और नो। इसी क्यूब को ऐसे, और ए गिवन है, ए कितना से सियर्ड होगा, तो ए एक्स गिवन है और एक्स की वैल्यू गिवन है, तो एक्स गिवन है 0.012 सेंटीमीटर। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻, मीटर में बताओ कितना लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा उसके बाद में द बॉटम, उसके बाद में सियरिंग हमको निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो सियरिंग स्ट्रेन कितना होता है जल्दी बता दो। और ए तो गिवन ही है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, ये तो गिवन ही, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन में एल नॉट, तो एक्स गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, और ये 4 गिवन है तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कर दो, सेंटीमीटर में भी रख देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर दो, जो है आंसर लिख दो। तो 3 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -1, यानी कि 0.3। इसका यूनिट क्या होगा, क्या होगा तुम बताओ। यूनिटलेस होगा क्योंकि लेंथ का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद में निकालना है सियरिंग स्ट्रेस, वो कैसे निकलेगा, तो फोर्स तो गिवन नहीं है, नहीं एरिया गिवन है। अच्छा तो फोर्स तो गिवन नहीं है, ईटा गिवन है, तो ईटा इक्वल टू हम क्या करेंगे, स्ट्रेस, सियरिंग स्ट्रेस अपॉन में कितना हो जाएगा सियरिंग स्ट्रेन। अब हमको स्ट्रेन तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, और
ये शियर मॉडुलस गिवन है, तो स्ट्रेस निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू ईटा टाइम्स शियर स्ट्रेन। क्या चाहिए, पेन चाहिए, हो गया। अब चलो ये काम तुम लोग खुद करो, इस ईटा की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे तो स्ट्रेन निकालिए लिए हो। अब ईटा की वैल्यू बता दो कितना होगा, ये सही में बताओ। क्वेश्चन तो बुकलेट पे बनाओ, कॉपी पे क्यों बना रहे हो। हो गया। अब ईटा की वैल्यू बता दो, ईटा की वैल्यू कितना होगा, बुक से देख के बताओ ईटा की वैल्यू कितना होगा। 0.08 इंटू 10⁻11। ये डाइन है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करेंगे, डाइन न्यूटन में रिलेशन बताओ, तुम बताओ। तो यहाँ पे लिख दो, क्या होता है, क्या होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 5, तो 1 डाइन इक्वल टू, तो 10⁻, लिखो -5, ये न्यूटन हो गया। और नीचे में क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, तो अपॉन में कर देंगे 10⁻⁻4। तो इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, और इंटू स्ट्रेन तो करेंगे ही 0.3, तो 2.08 इंटू 10 हो जाएगा और 0.3 हो जाएगा, और जो भी आ जाएगा इसका यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का वही यूनिट होता है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर देखो 33। दिया हुआ है स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए शियरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिस, द लोअर एज इज राइवेटेड टू द फ्लोर, हाउ मच अपर एज इज डिस्प्लेस्ड। क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है इसमें, एक्स निकालना है। जैसे स्क्वायर क्या हुआ, जैसे यही हो गया, इस यही स्क्वायर है, तो इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इस पर हम क्या करेंगे, फोर्स ऐसे लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो डिफरेंटली इसमें क्या होगा, ये कुछ डिस्प्लेस होगा ऐसे, तो ये कितना से डिस्प्लेस हो रहा है वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो तुम लोग अपने से करो। मान लो कि ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है,
स्क्वायर लेड स्लैब, तो इसका एरिया क्या होगा? तो साइड कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर। जैसे ये मान लो कि ए स्क्वायर है, तो ए भी 50 है और ये भी तुम्हारा 50 है, ठीक है, और ये थिकनेस क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में एल कितना हो जाएगा? यही लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और डिस एक्स गिवन है। तो जैसे ऐसे हैं, अब इसको हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और इस पे हमने ऐसे फोर्स लगा दिया एफ। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हमने फिक्स किया, इस साइड में फोर्स लगाया, और ए गिवन है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, और इसका एरिया गिवन है, टॉप का जो एरिया गिवन है कितना हो जाएगा? 15 × 50, यानी कि 25 × 10⁻⁻2 हो जाएगा नहीं तो। और इसमें जो दिया हुआ है ये तुम्हारा x हो जाएगा, और ये तो तुम्हारा l होगा ही होगा। यानी कि हमको x फाइंड करना है, x इक्वल टू वाट। तो ईटा का हमने क्या फॉर्मूला लिखाया था? f अपॉन में a, और x अपॉन में l नॉट यही था, x और ईटा को इंटरचेंज कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? f l नॉट अपॉन में ईटा इंटू ए हो जाएगा, और सब कुछ गिवन है। फोर्स गिवन है 9 × 10⁻4, तो 9 × 10⁻4 कितना हो जाएगा? 4, और एल गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1, और एरिया कितना हो जाएगा? 15 × 15 × 10⁻⁻4, तो इसको कर दो 0.25, और ईटा गिवन है इसमें 5.6 × 10⁻9, 5.6 × 10⁻9, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सबको हमने ऐसे ही में पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर। और ये काम रिमेनिंग काम तुम लोग को खुद सोल्व करना है। और देखो इसमें x कितना आएगा? बहुत ही कम आएगा। अब देखो इसका लेंथ, जो इसका थिकनेस दिया हुआ है कितना गिवन है? थिकनेस गिवन है 10 सेंटीमीटर। पास्कल ऐसा यूनिट ही है, जैसे न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड में क्या रिलेशन है? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद में जो कर लियो पेज नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर पे जो पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 17, ये दिया हुआ है ए रबर ब्लॉक जिसका डायमेंशन गिवन है 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज क्लैम्प्ड एट वन एंड विथ इट्स 10 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल। इसका मीनिंग क्या हुआ? अच्छा चलो इतना पहले तो नोट करिए लिए हो। जैसे दिया हुआ है एक ये रबर ब्लॉक जिसका जैसे टॉप सरफेस कितना होगा? इसका टॉप सरफेस जैसे रबर ब्लॉक का डायमेंशन गिवन है ना 1:3 1:3 × 10 गिवन है, ठीक है, तो एल बी एच गिवन है। तो ठीक से देखो, इज क्लैम्प्ड वन एंड विथ इट्स 10 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल। क्या? जैसे ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे ये मान लो कि ये कुछ ऐसे हैं,
ऐसे कर दिया इसको, ऐसे कर दिया गया, ठीक है। ऐसे तो ए साइड कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसको फोर्स ऐसे लगाएंगे तो इस केस में एल नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। अच्छा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन है 30 न्यूटन, इसमें हमने फोर्स क्या लगाया 30 न्यूटन लगाया। क्या तो फोर्स जैसे वर्टिकल साइड कितना गिवन है, ए गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये तो फिक्स। इसको जैसे मान लो कि अब इसमें फोर्स ऐसे लगाएंगे या इसको फिक्स कर देंगे, इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो किस में डिफ्लेक्शन होगा, इसी साइड में डिफ्लेक्शन होगा ना। ये कहाँ लिखा हुआ है वॉल के साथ अटैच्ड है, इसको इसको देखो इसमें दिया हुआ है ए रबर ब्लॉक ऑफ 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 सेंटीमीटर क्लैप्ड वन एंड विथ इट्स वर्टिकल विथ वन साइड। देखो दिया हुआ है ए रबर ब्लॉक 1 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर डायमेंशन गिवन है, इज क्लैम्प्ड एट वन एंड विथ इट्स 10 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल। वर्टिकल साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड टू द फ्री एंड, फ्री सरफेस, फ्री सरफेस पे हमने इतना किया। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा ये कहा जा रहा है। क्या समझ में आया, ठीक है। यानी कि कुछ रबड़, जैसे ये रबड़ ब्लॉक मान लो कि ऐसे है, अब ये कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है, अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्लैंप्ड कर दिया और इस सरफेस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया और ये कितना है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट किसी में इसी में होगा ना। और वर्टिकल गिवन है, वर्टिकल क्लैंप्ड हम किसको करेंगे, जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है तो क्लैंप्ड हम इसको करेंगे या इसको करेंगे, इसी को करेंगे। तो बता दो इसका एरिया कितना होगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। एरिया बताओ, एरिया कितना होगा 30, टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस का एरिया, हाँ 3 इंटू 1 तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर करो। हाँ तो चलो अपने से करो 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 इसको, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, करो इसको। फिगर तुम लोग समझोगे कैसे किया है, जैसे ब्लॉक मान लो कि कुछ ऐसे हैं, जैसे इरेगुलर शेप का, जैसे ये कम्प्लीटली स्क्वायर तो नहीं है, ऐसे है कुछ ऐसे हैं और ये कुछ ऐसे ऐसे गिवन है, ठीक है। अब इस पे ये तुम्हारा क्या है वर्टिकल है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, इसको फिक्स कर दिया गया, क्लैंप कर दिया गया, इस पे हमने फोर्स लगाया ऐसे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एल नॉट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, हमको एक्स ही फाइंड करना है। तो करो फॉर्मूला यूज करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ। तो ईटा ईटा इक्वल टू होता है एफ एल नॉट अपॉन में एक्स इंटू ए, फार्मूला लिख दिया, चलो करो। और एरिया हो जाएगा तुम्हारा याद रखना 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और एल नॉट हो जाएगा तुम्हारा देखो डायमेंशन देखो कितना गिवन है 1:3 गिवन है इंटू 10 गिवन है, यानी कि एल बी एच गिवन है, तो एच कितना हो गया, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.1 मीटर
और x निकालना है तुमको, तो x इक्वल टू लिख दो एफ एल नॉट अपॉन में ईटा ए, और इसी में पुट कर दो। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने बता ही दिया था। जैसे इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर जो 33 पे है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 यही दो इम्पोर्टेंट है, और ये तो इसी टाइप से हैं। और इसके बाद तो शायद करा ही दिया था, 39 पेज नंबर पे तो था ये सब। आगे देखो कराया था, आगे आगे करो। अच्छा नहीं कराया था, 39 करा दिया था और इसके बाद तो करा ही। अब जो भी आए, और उसके बाद में 43 तक करा दिया। तुम जिस दिन एब्सेंट थी उसी दिन मैं कराया हूँ। एक जाकर देखना, बिल्कुल ईजी है, और करके लाना, नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब चलो एक न्यू टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और वो पेज नंबर है 10 पे, पेज नंबर नहीं 10 नहीं 8 पे, पेज नंबर 8। पहले कॉपी पे ड्रॉ करो, सभी कॉपी पे ड्रॉ करो इसको। क्या एकदम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा, एकदम ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा। रफ में बस रफ डायग्राम बना लो ऐसा ही। अच्छा ये बता दो कि इसमें हुक्स लॉ किस रीजन में अप्लीकेबल है, ए टू ओ टू ए टू बी टू सी टू डी। ओ टू और बताओ, बताओ तुम बताओ। देखो मैं क्या लिखाया था, हुक्स लॉ में क्या बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस को मान लो कि हमने y ले लिया, तो y स्ट्रेन को हमने x ले लिया, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो y इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो मान लो कि m ले लेते हैं x, y इक्वल टू mx के ग्राफ कैसे होता है, कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से। इंटरसेप्ट तो इसमें 0 है, ओरिजिन से। तो बताओ इस इक्वेशन को कौन फॉलो करता है, ओ टू ए टू बी टू सी टू डी। ओ टू ए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। हुक्स लॉ क्या होता है, क्या
हाँ, अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अंडर द इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, या फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, यानी कि इतना हम उसमें इसको डिफॉर्म करें और वहाँ से एक्सटर्नल फोर्स हम हटा लेते हैं तो फिर से अपने ऑब्जेक्ट फिर से अपने शेप साइज को रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं अंडर द इलास्टिक लिमिट और फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन। देखो, तो O टू ए हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लो कि इतना स्ट्रेस हमने या इतना स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, उसके बाद में जब एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा लेते हैं तो फिर से ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेता है। ठीक है, फिर से अपने शेप रीगेन कर लेता है। चलो तुम लोग बना लिए इसको, थोड़ा जल्दी बनाओ तुम लोग। कुछ नहीं है, रफ में तो बना लेना है, यहाँ पे गिवन ही है। ये बना के, और ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट क्या है, सब चीज़ याद रखना है। ठीक है, और सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, जो मैं बताऊंगा वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। हो गया, बन गया। तो देखो O टू ए तक, अच्छा ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि हुक्स लॉ 0 टू ए तक ही अप्लीकेबल है। उसके बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू नहीं है, यानी कि यहाँ तक अगर हम कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और वहाँ से अगर फोर्स हमने हटा लिया तो फिर से वो ऑब्जेक्ट या जो भी है, रॉड है या जो कुछ भी है, वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेगा। और यहाँ तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। अगर मान लो यहाँ से स्लाइटली और फोर्स हम इंक्रीज करके बी पॉइंट तक ले गए, तो ए से बी तक क्या है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन वहाँ से भी जब एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा लेते हैं तो फिर से ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, देखो इसमें लिखा हुआ है इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। समझ गए, यहाँ तक ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। ए को हम देखो उसमें दिया हुआ है प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि O टू ए क्या है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा लेते हैं तो ऑब्जेक्ट फिर से अपने शेप साइज को रीगेन कर लेगा। अगर मान लो कि इस कंप्रेसिव या इलोंगेशन फोर्स को और इंक्रीज करके हम बी पॉइंट तक ले जाएं तो ए से बी तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उस पॉइंट से भी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ कर ले तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट अपने शेप साइज को रीगेन कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। ठीक, क्या, क्योंकि स्ट्रेन इसके बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू नहीं है। देखो नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अब पॉइंट सी पे ले जाते हैं, जैसे बी, जैसे सपोज करो, अच्छा सब कुछ मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, अब इसको मैं एग्जांपल से सब कुछ तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक रॉड है जिसका लेंथ कुछ है। ठीक है, अब मान लो कि इस पे फोर्स हमने मान लो कि इतना कर दिया, फोर्स लगा दिया हमने मान लो कि 100 न्यूटन यहाँ भी लगा दिया। जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही फोर्स हमने हटा लिया, फिर से क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन कर लिया। और यहाँ तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी कि 100 न्यूटन या इससे हम कम फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस अगर डबल हो जाता है तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा। अगर स्ट्रेन ट्रिपल हो जाता है, स्ट्रेन ट्रिपल हो जाता है तो स्ट्रेस भी ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो अब क्या, हाँ इसी चीज़ को प्रोपोर्शनल लिमिट करते हैं। अगर मान लो कि फोर्स हम इंक्रीज करते गए, स्ट्रेस डबल हो गया तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा। अगर ए ट्रिपल हो जाएगा तो ए भी ट्रिपल हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर हमने क्या किया, 100 न्यूटन का फोर्स फिर से हमने हटा लिया तो फिर से इस शेप को चला गया, अपने शेप साइज को रीगेन कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया,
इस फोर्स को स्लाइट और इंक्रीज करके हमने मान लो कि कर दिया 120 न्यूटन, और यहाँ भी हो गया 120 न्यूटन। तो इस केस में अब यहाँ तक, इसके बाद स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी अगर हमने मान लो कि फोर्स को हटा लिया तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेगा। नहीं, प्रोपोर्शनल नहीं होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अब मान लो कि हमने इस पे 200 फोर्स लगा दिया, 200 फोर्स लगा दिया, 200 न्यूटन, और इसमें हमने कर दिया 200 न्यूटन, और इसका मान लो कि लेंथ मान लो कि 1 मीटर है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, जब इसको हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो 1.02 मीटर हो जाता है इसका लेंथ। अब इसमें क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, यानी कि फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन नहीं किया। समझ गए? वो आगे मैं चल रहा हूँ, पहले इतना तक समझो। हमने 100 न्यूटन लगाया, वहाँ से हमने जैसे ही 100 न्यूटन फोर्स विड्रॉ किया, फिर से अपने शेप साइज को रिगेन कर लिया, फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर लिया, इसको हम बोलेंगे। और यहाँ तक अप टू 100 न्यूटन स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्या हैं, प्रोपोर्शनल टू है। अब हमने क्या किया, जैसे टेंसाइल फोर्स को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, मान लो कि 120 कर दिया, 120 कर दिया, लेकिन अब इसमें ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या हुआ, प्रोपोर्शनल लिमिट यूज नहीं होता है, यानी कि इसको हम डबल कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ये डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है इसके बाद में, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, 120 न्यूटन को फिर से भी ड्रॉ कर लिया, तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लिया। वो पॉइंट बताता है बी, यील्ड पॉइंट, यानी कि यहीं तक इलास्टिक लिमिट है। अब 120 से स्लाइट बड़ा अगर फोर्स हम लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे वह 1 पॉइंट से कुछ, जैसे 130 मान लो, 130 न्यूटन कर दो, और इसको भी हमने क्या कर दिया, 130 न्यूटन कर दिया। तो अब हमने जब फोर्स हटा लिया, इसका लेंथ कितना था, 1 मीटर, तो अब इसका लेंथ कितना होगा, 1.02 मीटर। कुछ इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। और एक, अब इसको अब मान लो कि अब ऐसे हमने कर दिया, 200 ले लेते हैं, 200 न्यूटन, 200 नहीं 300 न्यूटन ले लो, इसको हमने कर दिया 300 न्यूटन। ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। अगर 300 से स्लाइट ज़्यादा अगर हम फोर्स लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये प्लास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी बी टू सी, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें तो नहीं, तुम ए में, इसमें देखो, इस बुकलेट में देखो, जैसे बी टू सी देख रहे हो, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस कम इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं? अच्छा, उसके बाद में सी के बाद भी देखो, स्ट्रेस में कम इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्ट्रेन में ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इसका लेंथ अब ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। और डी पॉइंट पे फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट पे आ गया, 300 न्यूटन लगा दिया, इससे स्लाइट अगर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बस ये चीज़ है। समझ में आया कि क्या है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, सब पॉइंट को याद रखना है कि कौन सा पॉइंट क्या है, और जो हमने सारा जितने भाषण बताया वो सब इसमें लिखा हुआ है। बोलो तो पढ़ के मैं बताऊँ, दिया हुआ है, देखो ये पार्ट में, द इनिशियल पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए, हुक्स लॉ ओबेड, द पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, इन दिस रीजन वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग, जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स विड्रॉ करेंगे फिर से अपने शेप साइज को रिगेन
कर लेगा। ठीक है, आफ्टर ए स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन द कर्व पोर्शन ए बी obtained. However, if load is removed at any point between O and B, the curve is retraced along BOE and wire regain its original shape. समझ में आ रहा है कि क्या कहा? प्रोपोर्शनल लिमिट यहीं तक है, यानी कि हुक्स ला यहीं तक है। इसके बाद भी या बी पॉइंट तक अगर हम उसको इलोंगेट करें और वहाँ से छोड़ दें तो भी अपने शेप साइज को रीगेन कर लेगा, जो हमने डायग्राम में बताया हुआ है और यही इसमें लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना घर पे। चलो इसको बना लो, बनाना है तो बना लो, हमने समझाया हुआ है। क्या क्या समझ में आया ना कि हमने क्या समझाया? फोर्स को अब कोई ज़रूरी नहीं है 200 100, हमने एक आइडिया बताया कि कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इस पे आ जाओ, पेज नंबर 10। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ यहाँ तक कौन नहीं है? क्योंकि इस केस में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया गया, मैं ऐसे नहीं बताया, एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया गया है। इसका ग्राफ देखो और इसमें देखो इस केस में स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है, और प्रोपोर्शनल लिमिट में तो होना चाहिए कि इसको अगर डबल कर दिए तो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डक्टाइल मटेरियल क्या होता है बताओ? क्या क्या जैसे कोई एग्जांपल दो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिस हाँ वो भी तो जैसे 1 ग्राम गोल्ड को हम 1 किलोमीटर वायर बना सकते हैं, उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी इतना होता है। अब ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? जैसे एग्जांपल बताओ। ग्लास, उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे तो टूट ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ वो भी, लेकिन ये गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें इलोंगेट करते जाओ, इसको बहुत लंबे करा सकते हैं। अच्छा ये सब तो जानते ही हो। उसके बाद इलास्टोमर्स क्या है? रबर, रबर के हैं इलास्टोमर्स हैं। क्यों दिया हुआ? तो मटेरियल विच हैव इलास्टिकली स्ट्रेस टू लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टोमर्स, जिसका इलास्टिक लिमिट का रेंज बहुत बड़ा हो। ठीक है, अगर जैसे एक रबड़ है, अगर उसके लेंथ को जितना ओरिजिनल लेंथ है उसके लेंथ को डबल भी हम करके छोड़ दे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। लेकिन कॉपर है, अगर इसके लेंथ में अगर स्लाइट क्या करें, इनके स्लाइट उसके लेंथ में अगर इंक्रीज कर दें तो फिर उसका ओरिजिनल शेप साइज गेन ही नहीं करेगा। तो इलास्टोमर्स क्या है? उसमें लार्ज रेंज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, उस लेंथ को डबल कर दो, ट्रिपल करके भी छोड़ देंगे तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप साइज को गेन कर ले, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इलास्टोमर्स। और इसी का एग्जांपल है रबड़। उसके बाद में कौन कौन सा होता है, कौन सा टिश्यू बोलते हैं, कुछ और होता है एग्जांपल, एक और देख लेना। ठीक है, तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। ये तो मेलेबिलिटी इसको छोड़ दो, बस मेन जो ये है इसको याद रखना है, और इसके सारे पॉइंट होना चाहिए कि कौन सा यील्ड पॉइंट है, कौन सा प्रोपोर्शनल लिमिट है, कौन सा प्लास्टिक बिहेवियर, जहाँ पे इसको बोलते हैं यहाँ पे प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है वो। ठीक है, यानी कि इसमें फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और इसमें कुछ नहीं है, 3 फार्मूले हैं, एक योंग्स मॉडुलस, एक शियर मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस, बस। क्या इसमें? हाँ जेई का सिलेबस तो आ गया। हाँ कटा है, केमिस्ट्री में ही कटा है, फिजिक्स में तो कुछ कटा नहीं है। मैथ में मुझे पता नहीं, जैसे
फिजिक्स से एक चैप्टर कटा हुआ है, कम्युनिकेशन, और वो पिछले साल ही सीबीएसई से कट हो गया था, लेकिन जेई के सिलेबस में था, लेकिन इस बार। अच्छा ये बताओ, किसने बताया कि एडवांस से कट नहीं होगा? अच्छा, अभी तक तो वही रहेगा, अब देखो क्या होता है। जैसे बीएमसी में, फीटीजी में, एलएन में सारे टीचर एकदम कंफर्म थे कि पुराना भी आएगा और सब कुछ पढ़ा रहे थे। उनको क्या पता, उनके यहाँ कोई। अच्छा चलो ठीक है, तो अब एक कुछ क्वेश्चन पूछो तुम लोग, जिसको जो नहीं समझ में आया वो पूछो। या दूसरा चैप्टर शुरू करें? अच्छा चलो ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग को आना है कब? संडे को। और संडे को जो ग्रेविटेशन है उसी को रिवाइज कराऊंगा, कोई न्यू चैप्टर नहीं कराऊंगा। संडे को ग्रेविटेशन रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। और मंडे को किस चैप्टर का टेस्ट है? ग्रेविटेशन का। क्या? हाँ तो पूरा एक ही चैप्टर है तो पूरा क्या हो ग्रेविटेशन? नहीं, अब वो तो पूरा टेस्ट होगा कल। संडे को मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, अब तो मैं कुछ करा ही दिया था और रिमेनिंग है वो करा दूंगा संडे को, ठीक है। तो जाओ केमिस्ट्री की तुम लोग तैयार।